हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश नोट्स। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ मुंशी प्रेमचंद की एक फेमस नॉवेल गबन की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। गबन गबन मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया एक यथार्थवादी उपन्यास है। इसे उन्होंने मध्यवर्गीय परिवार की इच्छाओं और धर्म संकट के ताने बाने में पिरोया है। गबन उपन्यास का मूल विषय है महिलाओं की इच्छाओं का अपने पति के जीवन पर प्रभाव। इस उपन्यास में आप पढ़ेंगे कि कैसे एक पत्नी के गहनों की इच्छाओं ने एक पति को पैसे का गबन करने पर मजबूर कर दिया और फिर दोनों आत्मग्लानि की आग में जलते हुए कैसे कैसे दुख भोगते हैं। लेकिन अंत में उपन्यास सम्राट दोनों की ही मानसिकता को जागृत करके उन्हें श्रेष्ठ जीवन जीने का रास्ता भी दिखाते हैं और इस तरह उपन्यास गबन को एक सुखद मोड़ पर लाकर छोड़ते हैं। तो आइए अब इस उपन्यास की पूरी कहानी पढ़ते हैं। मुंशी दयानाथ प्रयागराज के रहने वाले थे। वे एक कचहरी में कलर का काम करते थे। उनकी आमदनी कुछ खास नहीं थी तथा वे मुश्किल से अपने मध्यवर्गीय परिवार का निर्वाह करते थे। ऊपर से उनका मनमौजी पुत्र रमानाथ बेरोजगार था। वह कुछ काम नहीं करता था तथा हमेशा पिता के पैसे से मौज मस्ती करता रहता था। समय के साथ साथ माता पिता को रमानाथ के विवाह की चिंता होने लगी। कुछ कोशिशों के बाद उसका विवाह दीनदयाल की बेटी जल्पा के साथ रख दिया गया। दीनदयाल एक जमींदार के घर में मुख्तार का काम करते थे। उनकी बेटी जल्पा को बचपन से ही गहनों का शौक था। वह सोचा करती थी जब उसकी शादी होगी तो उसे बहुत सारे गहने मिलेंगे। खासकर वह हमेशा एक चंद्रहार पाने का सपना देखा करती थी। मुंशी दयानाथ बेटे की शादी के लिए बहुत सा कर्ज ले लेते हैं। वे चाहते थे कि बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से करें और समाज में उनकी इज्जत खराब ना हो। बाकी लोगों की तरह वे भी दिखावे में यकीन रखते थे, मगर इस कारण से उन पर बहुत सा कर्ज चढ़ गया। कर्ज के पैसे से उन्होंने जल्पा के लिए बहुत सारे गहने खरीद लिए। दयानाथ जल्पा को चंद्रहार भी देना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी जागेश्वरी ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि इससे उन पर कर्ज का बोझ और भी बढ़ जाता। रमानाथ ने अपने चंचल व्यवहार से अपने ससुराल वालों का मन मोह लिया था। उन सबको लगता था कि वह बहुत गुणी तथा धनी लड़का है। समय के साथ साथ रमानाथ और जल्पा की शादी कर दी जाती है। शादी में प्राप्त गहनों को देखकर जल्पा बहुत खुश होती है, लेकिन जब उसे चंद्रहार नहीं दिखता तो उसका दिल टूट जाता है। उसके बचपन की इच्छा पूरी नहीं हुई थी। लेकिन उसकी एक सहेली कहती है कि जब तुम ससुराल जाओगी तो अपने पति को चंद्रहार लाने के लिए कह देना। जल्पा को यह योजना अच्छी लगती है। शादी के बाद रमानाथ और जल्पा का दाम्पत्य जीवन काफ़ी खुशहाल चलने लगता है। रमानाथ जल्पा से बहुत प्यार करने लगता है। लेकिन एक दिन दयानाथ आकर अपने बेटे से कहते हैं कि तुम जल्पा के गहने चुरा कर लाओ, अन्यथा इतना कर्ज कैसे चुकाएंगे और साहूकार हमारा पूरा घर कुर्क कर लेगा। पिता के कहने पर रमानाथ एक दिन चुपके से जल्पा के गहने चुरा कर ले आता है और अपने पिता को दे देता है। उसके पिता इन गहनों को बेचकर अपना कर्ज चुका देते हैं। उधर जल्पा को लगता है कि उसके गहने चोरी हो गए हैं तथा वह बहुत दुखी हो जाती है। इससे रमानाथ को बहुत गिलानी होती है। वह सोचता है कि जिस पत्नी से वह इतना प्यार करता है और उसके साथ ही इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया है। लेकिन वह जल्पा से कहता है कि घबराओ मत, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए नए गहने बनवा दूंगा। इसके बाद रमानाथ सोचता है कि कोई नौकरी करनी चाहिए, तभी वह अपनी पत्नी के लिए गहने ला पाएगा। यह सोचकर वह अपने शतरंज के दोस्त विदुर और रमेश के पास जाता है और सहायता करने के लिए कहता है। रमेश बाबू एक आदमी की सहायता से रामनाथ को चुंगी पर 30 रुपये मासिक तनख्वाह की नौकरी पर रखवा देता है। लेकिन घर आकर रमानाथ जल्पा से झूठ बोल देता है कि उसकी तनख्वाह ज़्यादा है। जल्पा के गहने की चोरी होने की खबर उसकी माँ को भी लगती है। वह दया करके अपनी बेटी को एक चंद्रहार भिजवा देती है, लेकिन जल्पा सोचती है कि माँ ने अपने गहने कुर्बान करके उसे चंद्रहार भेजा है, इसलिए वह इसे स्वीकार नहीं करती तथा वापस भेज देती है। इसके बाद रमानाथ सोचता है कि उसकी नौकरी तो लग गई है, क्यों ना वह जल्पा के लिए कर्ज लेकर गहने बनवा दे, बाद में किश्तों में सारा कर्ज चुका देगा। यह सोचकर वह एक सराफ के पास जाता है और उससे कर्ज लेकर गहने बनवा देता है। गहने पाकर जल्पा बहुत खुश हो जाती है। एक दिन जल्पा की सहेली रतन उसके घर आती है। वह एक बूढ़े वकील की पत्नी थी। जब वह जल्पा के गहने देखती है तो उसे जड़ाऊ कंगन बहुत पसंद आते हैं।
फिर वह रमानाथ को 600 देती है और कहती है कि उसके लिए भी वैसे ही जड़ाऊ कंगन ले आए। रमानाथ इसके लिए मान जाता है और पैसे ले लेता है। अगले दिन रमानाथ उसी सराफ के पास जाता है और उसे 600 रुपये देकर कहता है कि उसे वैसा ही एक जोड़ी जड़ाऊ कंगन और दे दे। लेकिन सराफ कहता है कि तुमने अभी तक पिछला कर्ज नहीं चुकाया है। यह कहकर वह पैसे रख लेता है और उसे कंगन नहीं देता। इससे रमानाथ परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि अब रतन को जड़ाऊ कंगन कहाँ से ला कर देगा। इसके बाद रतन आकर उसे जड़ाऊ कंगन के बारे में पूछती थी, लेकिन वह कोई न कोई बहाना लगाकर टाल देता था। एक दिन वह चुंगी से इकट्ठे हुए पैसे घर ले आता है और सोचता है कि यह पैसे रतन को दे देगा, लेकिन वह मन ही मन घबराने लगता है और सोचता है कि या तो गबन है और उस पर मुकदमा चल सकता है और जेल भी हो सकती है। काफ़ी सोच विचार के बाद यह निर्णय लेता है कि उस पैसों को वापस चुंगी ले जाएगा और यही सोचकर वह पैसा अलमीरा में रख देता है। जब रमानाथ बाहर गया हुआ था तो रतन फिर से घर आती है और जल्पा से अपने पैसे वापस मांगती है। जल्पा को अलमीरे में वही पैसे रखे हुए मिल जाते हैं और वह उन पैसों को उठाकर रतन को दे देती है। जब रमानाथ घर आता है तो उसे पता चलता है कि जल्पा ने सारे पैसे रतन को दे दिए हैं। अब वह और घबरा जाता है। उसे लगता है कि उसने गबन जैसा अपराध कर दिया है। अब वह यह सारी बातें जल्पा को बताना चाहता था, लेकिन उसे इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। इसलिए वह सारी बातें एक पत्र में लिख देता है, लेकिन अब उसे यह पत्र जल्पा को देने का हौसला नहीं होता। वह पत्र एक जगह रख देता है। जब रमानाथ किसी काम से बाहर गया हुआ था तो पीछे से वह पत्र जल्पा के हाथ लग जाता है। वह उसे पढ़ने लगती है और संयोग से तभी रमानाथ आ जाता है। वह जल्पा को उसका पत्र पढ़ते देख लेता है। वह सोचता है कि इस पत्र को पढ़ने के बाद वह जल्पा की नज़रों से गिर जाएगा और इसके बाद उसका सामना कैसे करेगा। यह सोचकर वह घर छोड़कर भाग जाता है और कोलकाता चला जाता है। उधर पत्र पढ़कर जल्पा को पता चलता है कि उसके पति ने गबन किया था। उसे पश्चाताप होने लगता है। वह सोचती है कि उसके गहनों के लालच की वजह से ही उसके पति ने मजबूरी में यह गबन किया था, लेकिन इसके बाद वह अपने गहनों को बेच देती है और चुंगी के सारे पैसे वापस लौटा देती है। मगर वह देखती है कि रमानाथ 2 दिन से घर नहीं आया था। वह उसे ढूंढने लगती है, लेकिन किसी को भी यह पता नहीं था कि वह कहाँ है। इससे जल्पा दुखी हो जाती है, क्योंकि वह भी अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसकी हर भूल माफ़ करने के लिए भी तैयार थी। उधर रमानाथ कोलकाता पहुंच गया था। वहां वह अपने एक दोस्त देवीदीन के घर रह रहा था। कुछ दिन बाद वह अपनी पहचान बदलकर एक चाय की दुकान शुरू कर देता है और इस तरह से अपना जीवन यापन शुरू करता है। एक दिन रमानाथ नाटक देखकर थिएटर से आ रहा था, लेकिन तभी कुछ पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसकी वेशभूषा कुछ अजीब सी थी। घबराहट में रमानाथ बता देता है कि उसने चुंगी में गबन किया था। हालांकि इस केस का कोलकाता पुलिस से कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन अब पुलिस वालों के दिमाग में एक आइडिया आता है। वास्तव में उस समय कोलकाता के कुछ कम्युनिस्ट लोग आंदोलन कर रहे थे और पुलिस ने उनके कुछ क्रांतिकारी युवाओं को अरेस्ट कर लिया था। वे चाहते थे कि अब रमानाथ उन क्रांतिकारियों के खिलाफ गलत गवाही दे दे। फिर वे रमानाथ को ब्लैकमेल करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम गवाही नहीं दोगे तो गबन के मामले में सारी ज़िंदगी के लिए जेल में डाल देंगे। इसलिए रमानाथ उनके साथ सहयोग करने के लिए राज़ी हो जाता है। इसके बाद रमानाथ को एक बंगले में रखा जाता है तथा उसके मनोरंजन के लिए जोहरा नाम की एक वेश्या को भी बुलाया जाता है। धीरे धीरे रमानाथ को जोहरा से प्यार हो जाता है। उसे पता चलता है कि रमानाथ ने बहुत ज़्यादा गरीबी की मजबूरी में यह पेशा अपनाया था और रमानाथ को उसमें अपनी मजबूरी की झलक मिलती है, क्योंकि उसने भी आर्थिक तंगी में मजबूर होकर गबन का अपराध किया था। रमानाथ और जोहरा अपने सुख दुख एक दूसरे को बताते थे और इस तरह वे एक दूसरे के अच्छे मित्र बन गए थे। उधर प्रयाग में जल्पा को बहुत आत्मग्लानि हो रही थी। वह सोचती है कि किस तरह उसके गहने और चंद्रहार के लालच ने उसके पति को गबन करने पर मजबूर कर दिया था। एक दिन वह एक रिश्तेदार की मदद से कोलकाता जाती है। उसे पता चलता है कि वहाँ देवीदीन नाम का रमानाथ का दोस्त रहता है। वह उसके घर जाती है और देवीदीन उसे रमानाथ के बारे में बता देता है। इसके बाद जल्पा अपने पति से मिलती है और उसे पता चलता है कि किस तरह से पुलिस ने उससे पति को फंसा रखा है। वह रमानाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। एक दिन रतन अपने पति के इलाज के लिए कोलकाता आती है, लेकिन इसी दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। जल्पा उसे सहारा देती है और आगे चलकर रतन भी जल्पा की रमानाथ को बचाने में मदद करती है। एक दिन पुलिस रमानाथ को कोर्ट ले जाती है तथा वहां न चाहते हुए वे रमानाथ को झूठी गवाही देनी पड़ती है। इसकी वजह से जज उन क्रांतिकारियों को सज़ा सुना देता है। इसके बाद पुलिस को लगता है कि उनका काम हो गया और वे रमानाथ को जाने दे देते हैं,
लेकिन अब तक जल्पा का हृदय परिवर्तन हो चुका था। वह एक लालची औरत से सामाजिक चेतना वाली महिला बन चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि लोग पुलिस के अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे और यह एक महान कार्य था। इसलिए वह रमानाथ के साथ एकदम से प्रयाग के लिए रवाना नहीं होती, बल्कि एक खत लिखती है जिसमें वह पुलिस के सारे षड्यंत्र की पोल खोल देती है और उस पत्र को जज को भिजवा देती है। जज समझ जाता है कि निर्दोष लोगों को सज़ा हुई है। फिर वह पूरी जांच करवाते हैं और अंत में सज़ा को निरस्त करके उन क्रांतिकारियों को बरी कर देते हैं। इसके बाद जल्पा रमानाथ और ज़ोरा को लेकर प्रयाग आ जाती है। ज़ोरा उनके घर में ही एक सदस्य की तरह रहने लगती है। रमानाथ अपने माता पिता को झूठ कह देता है कि वह देवदीन की विधवा बहू है। इसके बाद ज़ोहरा भी अपना पुराना पेशा त्याग कर समाज सेवा के कार्य में जुट जाती है और सब लोग उससे बहुत प्रभावित होते हैं। इसी दौरान जल्पा की सहेली रतन की भी मृत्यु हो जाती है। एक दिन जल्पा, रमानाथ और ज़ोहरा तीनों प्रयाग में स्नान करने गए थे, लेकिन तभी ज़ोहरा नदी के तेज बहाव की चपेट में आ जाती है। जल्पा और रमानाथ उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं और ज़ोहरा की डूबने से मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जल्पा और रमानाथ घर वापस आ जाते हैं। वे आगे का जीवन समाज सेवा में बिताने लगते हैं। दोस्तों, यह थी मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास गबन की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आपके समय के लिए धन्यवाद। नाउ सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट गबन।